अक्सर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है कि आखिर जिंदगी में समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी कब आएगी, और पिछले जन्मों के ऐसे कौन से कर्मिक कर्ज हैं जो अभी चुकाने बाकी हैं। इस विषय को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए ये रही एक छोटी सी रूपरेखा। पहले समृद्धि की आयु निकालने का तरीका देखा जाएगा, फिर राहु केतु और कर्म का कनेक्शन, राशियों में केतु के प्रभाव, कुंडली लॉकिंग का कॉन्सेप्ट, फैमिली सर्कल का फंडा और अंत में देखेंगे प्रमुख गोचर का असर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो है समृद्धि की आयु का आकलन करना। ये पूरी तरह से शनि से गुरु की दूरी पर निर्भर करता है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। समृद्धि आने का एग्जैक्ट टाइम जानने के लिए दरअसल शनि से गुरु तक के घरों को गिना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये है कि जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती है, समृद्धि आने की उम्र वैसे वैसे कम होती जाती है। एकदम रिवर्स कनेक्शन यहाँ बन रहा है। जैसे अगर दूरी पहले घर की है तो समृद्धि 41 से 42 साल में आती है, चौथे घर पर 36, 10वें पर 26 और 12वें घर तक आते आते उम्र सीधे घटकर सिर्फ 22 साल रह जाती है। ये सच में काफी रोचक और अनएक्सपेक्टेड पैटर्न है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, जहां राहु केतु और उनसे जुड़े पेंडिंग कर्म को अनकवर किया जाएगा। अब ये आखिर कैसे पता चलेगा कि ये कार्मिक कर्ज किन लोगों के प्रति बाकी? इसके 3 बिल्कुल क्लियर कदम हैं। पहला स्टेप ये देखना होता है कि राहु या केतु आखिर किस राशि में बैठे हैं। दूसरा स्टेप उस राशि के स्वामी ग्रह यानी रूलिंग प्लैनेट को पहचानना होता है। और तीसरा स्टेप चार्ट में ये ढूंढना होता है कि वो स्वामी ग्रह कहाँ डेबिलिटेटेड यानी नीच का होता है। बस उस नीच राशि से जुड़े रिश्ते ही असल में वो लोग हैं जिनके कार्मिक कर्ज अभी चुकाने बाकी हैं। और जब एक बार इन कर्मिक रिश्तों की पहचान हो जाए, इन लोगों से कभी भी बुरी दुआएं या बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सच मानिए जिस दिन इन व्यक्तियों के दिल से कोई बुरी बात निकल गई, उसी वक्त से जिंदगी में पतन यानी डाउनफॉल लगभग तुरंत शुरू हो जाता है। इसीलिए उनकी खास देखभाल करने पर इतना जोर दिया गया है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां अलग अलग राशियों में केतु के भौतिक और अभौतिक प्रभावों को कंपेयर किया जाएगा। होता क्या है कि केतु जिस नंबर की राशि में बैठता है, वो सिर्फ उससे जुड़ी मटीरियल यानी भौतिक चीजों में मुकावट पैदा करता है, जबकि इममटीरियल गुण सेफ रहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर नंबर 1 या 8 है तो जमीन और प्रॉपर्टी के मामलों में दिक्कत आएगी। 2 या 7 होने पर फिनेंस और बोलचाल में तकलीफ दिखेगी। 3 या 6 होने पर एजुकेशन और रिश्तेदारों से जुड़ी बाधाएं होती हैं। 4 नंबर है तो घर और गाड़ी के सुख में प्रॉब्लम। और अगर 10 या 11 नंबर वाली राशि है तो सीधे प्रोफेशन और जजमेंट में रुकावट देखने को मिलती है। ये सभी रुकावटें थोड़ी आम लग सकती हैं, पर तब क्या हो जब पूरी की पूरी कुंडली ही कंप्लीटली लॉक हो जाए। यहाँ से और यही है चौथा टॉपिक, कुंडली लॉकिंग का कॉन्सेप्ट, जहां लाइफ का पूरा ठहराव आ जाता है। इस लॉक को जरा ध्यान से समझते हैं। जब कुंडली लॉकिंग होती है तो आगे बढ़ने की हर मोमेंटम एक जगह ठहर जाती है। इस फिनोमिनन को डबल ट्रांजिट का नाम दिया गया है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब गोचर का गुरु जन्म के केतु पर आ जाता है और ठीक उसी समय गोचर का केतु जन्म के गुरु पर बैठ जाता है। इस लगभग 13 महीने के दौर में जीवात्मा जैसे पूरी तरह बंध जाती है, जिससे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो इस गंभीर स्थिति से निपटने का रास्ता क्या बताया गया है? ऐसे में बस एक ही अनुकूल विकल्प बचता है, प्रकृति के आगे पूरी तरह सरेंडर कर देना। जब तक ग्रह वहां से अपनी स्थिति नहीं बदलते, तब तक इस ठहराव से निकलने के लिए आध्यात्मिक यात्राएं करना यानी स्पिरिचुअल ट्रैवल ही सबसे सही रेमेडी मानी गई है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, जो है काल सर्प दोष का फैमिली सर्कल। ये कंपैरिजन थोड़ा सरप्राइजिंग है पर काफी क्लियर है। काल सर्प दोष में ये देखा जाता है कि कौन से ग्रह इस राहु केतु के चक्र से कंप्लीटली बाहर निकल गए हैं। और सच मानिए, ग्रहों का बाहर होना हमेशा बुरा नहीं होता। एक तरफ देखिए, अगर शनि या मंगल जैसे मलेफिक ग्रह इस साइकिल से बाहर होते हैं तो दुख और परेशानियां भी फैमिली सर्कल के बाहर चली जाती हैं। और ऐसी स्थिति में अक्सर बहुत अनोखे और यूनिक प्रोफेशंस देखने को मिलते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर गुरु जैसा शुभ ग्रह इस साइकिल से बाहर हो जाए तो परिवार में उस इंसान का होना या ना होना बिल्कुल बराबर माना जाता है। उनके होने या ना होने का असर फील ही नहीं होता। चलिए इस 6वें और आखिरी भाग पर आते हैं,
जहां मुख्य ग्रहों पर राहु के गोचर को समझाया जाएगा। जब राहु बाकी मुख्य ग्रहों के ठीक ऊपर से निकलता है तो उसके परिणाम काफी ज्यादा असरदार होते हैं। अगर ये मंगल पर से गुजरे तो एक्सीडेंट्स का रिस्क काफी हाई हो जाता है। सूर्य पर आने से फेम में कमी और पिता से जुड़ी परेशानियां आती हैं। चंद्रमा पर से गुजरने पर डिप्रेशन और माता को तकलीफ होती है। शुक्र पर आने से इनकम के नए स्रोत तो जरूर बनते हैं, पर उसके साथ साथ लालच भी बढ़ जाता है। और अगर शनि पर से गोचर हो तो डायरेक्टली नौकरी में बदलाव या करियर में ट्रांसफर देखने को मिलते हैं। इन सभी साइकिल्स के बीच में एक संख्या बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है, और वो है नंबर 18। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये नंबर दरअसल उस पूरे 18 साल के साइकिल को दर्शाता है जब राहु और केतु घूमकर ठीक अपनी पुरानी यानी जन्म वाली स्थिति में वापस आ जाते हैं। जब ये सर्कल पूरा होता है तो किस्मत के दरवाजे मानो दोबारा खुल जाते हैं और 18 साल पुरानी घटनाएं वैसी की वैसी रिपीट होने लगती हैं। लेकिन इस दौरान जो भी नेगेटिव कार्मिक इम्पैक्ट्स आते हैं उन्हें अक्सर घर के पालतू जानवर यानी पेट्स अपने ऊपर ले लेते हैं। सभी पहलुओं को समझने के बाद ये बड़ा सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हमारे जीवन के रास्ते प्रैक्टिकली इन 18 साल के साइकिल्स और इन कठोर कर्मिक लॉक्स से ही तय होते हैं, तो सच में फ्री विल यानी हमारी आज़ाद इच्छा का हमारी किस्मत पर आखिर कितना कंट्रोल है? किस्मत और हमारे स्वतंत्र कर्म के बीच का ये संतुलन सच में एक ऐसी पहेली है जो आगे और ज्यादा जानने की एक भारी जिज्ञासा छोड़ जाती है।